नमस्कार। आज हम साहित्य के एक ऐसे कोने में झांक रहे हैं जहां वाक्य शायद ही कभी खत्म होते हैं और दुनिया अक्सर खत्म होती सी नजर आती है। हम बात कर रहे हैं 2025 के साहित्य नोबेल पुरस्कार विजेता हंगेरियन लेखक लास्लो क्रॉस्नो-होर्काई की। हाँ, और हमारे पास स्रोतों का एक दिलचस्प मिश्रण है। देखिए, प्रतिष्ठित अखबारों जैसे गार्डियन, टाइम्स ऑफ इंडिया के लेख हैं, साहित्यिक पत्रिका समालोचन की गहरी पड़ताल भी है, मिंट और टाइम्स नाउ की टिप्पणियां। और एकेडमिक जर्नल्स जैसे एक्फ्रासिस से विश्लेषण, रेडिट जैसी ऑनलाइन जगहों पर भी काफी बहसें मिली। अरे हाँ, रेडिट और नोबेल समिति की अपनी बायोबिब्लियोग्राफी तो है ही। और खुद क्रॉस्नो-होर्काई का नोबेल जीतने के बाद का इंटरव्यू भी काफी कुछ है खंगालने को। तो हमारा इरादा इन सब स्रोतों से गुजरते हुए ये समझना है कि लास्लो क्रॉस्नो-होर्काई आखिर हैं कौन? उनकी लेखनी में ऐसा क्या खास है जो दुनिया भर के पाठकों और आलोचकों को खींचता है? और स्वीडिश एकेडमी को उनकी किस बात ने इतना प्रभावित किया कि उन्हें नोबेल से नवाजा गया? और साथ ही हम इस सवाल से भी जूझेंगे कि क्या उनके लेखन में जो अक्सर निराशा और पतन की बात करता है, कहीं उम्मीद या प्रतिरोध की कोई महीन धुन भी सुनाई देती है? हाँ, कुछ सूत्र तो इसी तरफ इशारा करते हैं, देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो इस नाम को सही से लेने की कोशिश करते हैं। लास्लो क्रॉस्नो-होर्काई आसान नहीं है। हाँ, हंगेरियन नाम है ना। टाइम्स ऑफ इंडिया बताता है कि पहला नाम लास्लो है और सरनेम कुछ क्रॉस्नो-होर्की जैसा। अच्छा, एस-जेड का उच्चारण सौ जैसा। ठीक है, लास्लो क्रॉस्नो-होर्काई। बिल्कुल। अब लेखक पर आते हैं। 1954 में हंगरी के ग्यूला शहर में जन्म हुआ, रोमानियाई सीमा के पास। समालोचन पत्रिका का एक लेख इस बात पर जोर देता है कि उनकी शुरुआती चेतना उस माहौल में बनी जहां साम्यवाद के बाद का यूरोप वो एक मोहभंग और एक तरह के धूसर अवसाद से गुजर रहा था। हाँ, वो माहौल वो उनके लेखन की बुनियाद में नजर आता है ना? बिल्कुल। उनके जीवन की एक घटना जिसने शायद गहरा असर डाला, वो थी 11 साल की उम्र में अपने पिता की छिपी हुई यहूदी पहचान का पता चलना। हाँ, समालोचन के मुताबिक ये सिर्फ धर्म का राज नहीं था, बल्कि एक छुपी हुई मानवता का राज था। ऐसा लगता है कि इस खोज ने उनकी भाषा में एक कंपन सा भर दिया। और फिर वो साम्यवादी दौर में उनका पासपोर्ट जब्त होना, सही बात है। बाहर न जा पाने की मजबूरी ने उन्हें शायद अपने अंदर और गहरा उतरने पर मजबूर किया होगा। दिलचस्प है कि जब 1990 के बाद यात्राएं मुमकिन हुई, वो क्योटो गए, मंगोलिया गए, तो उनके गद्य में एक पूर्वी किस्म के मौन का व्याकरण भी जुड़ता गया। बाहरी दुनिया के खुलने से उनके अंदरूनी संसार में नया आयाम जुड़े, कह सकते हैं। और यहीं से उनकी वो बेहद खास लेखन शैली की बात शुरू होती है। वो लंबे, घुमावदार वाक्य। अरे हाँ, जो कई बार पन्नों तक बिना किसी पूर्ण विराम या पैराग्राफ ब्रेक के चलते चले जाते हैं। उनके अनुवादक जॉर्ज जिर्तेश, जिनका जिक्र समालोचन और गार्डियन में मिलता है, ने इसे क्या खूब कहा है। कथन का धीमा लावा प्रवाह, टाइप का एक विशाल काला दरिया। वाह, क्या बात है! ये पढ़ते हुए पाठक को सचमुच बहा ले जाता है। बिल्कुल। हाँ, ये वाक्य पाठक की सांस रोक देते हैं सच में। नोबेल समिति की बायोबिब्लियोग्राफी बताती है कि ये शैली धीरे धीरे विकसित हुई एक बहती हुई वाक्य रचना की तरफ। ये शैली हमें काफ्का या थॉमस बर्नार्ड जैसे मध्य यूरोपी लेखकों की याद दिलाती है। हाँ, जहाँ विडंबना और एक किस्म की बेतुकी हकीकत छलकती है। ये सिर्फ लंबा लिखना नहीं है, ये दुनिया को देखने का एक खास तरीका है, उनका अपना नजरिया। टाइम्स नाउ का एक लेख कहता है कि उनकी भाषा सघन है, अथक है और अक्सर आध्यात्मिक रूप से हताश करने वाली महसूस होती है। ऐसा लगता है कि ये पाठक को आराम देने के लिए नहीं लिखी गई, बल्कि उसे झिंझोड़ने और सोचने की सीमाओं को धकेलने के लिए है। बिल्कुल, और उनकी विषय भी उतने ही गहन और अक्सर बेचैन करने वाले हैं। नोबेल प्रशस्ति में कहा गया है, उनकी सम्मोहक और दूरदर्शी कृति के लिए सम्मानित किया गया है, जो प्रलयंकारी आतंक के बीच कला की शक्ति की पुष्टि करती है। ये शब्द प्रलयंकारी आतंक या सर्वनाश, एपोकलिप्स, ये उनके काम के केंद्र में है। सुसान सोंटैग ने उन्हें यूं ही नहीं सर्वनाश का स्वामी कहा था। हाँ, मास्टर ऑफ अपोकलिप्स। लेकिन ये किस तरह का सर्वनाश है? समालोचन पत्रिका में त्रिभुवन लिखते हैं कि ये कोई हॉलीवुड स्टाइल का धमाका नहीं है, नहीं, बल्कि एक शांत सर्वनाश, दुनिया का धीरे धीरे अंदर से ढहना। उनके उपन्यास पतन, इंसानी जिद और मानवीय अनुभव के उन अंधेरे कोनों की बात करते हैं जहां हम अक्सर झांकने से डरते हैं। बिल्कुल, और इसमें बार बार निराशा, बड़ी बड़ी विचारधाराओं की नाकामी,
मानवीय रिश्तों की उलझने, विश्वास और अर्थ का खो जाना जैसे विषय उभरते हैं। रेडिट पर एक पाठक का विश्लेषण इस बात पर गौर करता है कि उनका काम कैसे दिखाता है कि जब अनंतता, कल्पना और विश्वास जैसी चीजें टूट जाती हैं तो उनकी जगह बहुत ही स्थूल, सांसारिक और अक्सर क्रूर हकीकत ले लेती है। ये आधुनिक जीवन की एक तीखी आलोचना भी है एक तरह से। तो चलिए उनके कुछ सबसे चर्चित कामों को करीब से देखते हैं। शुरुआत उनके पहले उपन्यास सातांग कंगो 1985 से करते हैं। हंगरी में तो इसने तहलका मचा दिया था। हाँ, बिल्कुल। नोबेल बायोबिब्लियोग्राफी के अनुसार ये कहानी साम्यवाद के पतन से ठीक पहले के हंगरी के ग्रामीण इलाके की है। एक उजड़ा हुआ सामूहिक फार्म, उसके निराश और फंसे हुए निवासी। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी और आपसी शक। हाँ, और ये सब लोग एक मसीहा जैसे किरदार इरेमियास का इंतजार कर रहे हैं, जो असल में एक धूर्त और धोखेबाज किस्म का आदमी है। कितना दिलचस्प है कि समालोचन लेख बताता है कि उपन्यास की शुरुआत काफका के एक उद्धरण से होती है। उन हालात में मैं उस चीज को हमेशा के लिए खो दूंगा जिसकी मैंने इतनी प्रतीक्षा की है। और क्रोस्नोहर के पात्र वाकई हमेशा इंतजार करते लगते हैं, कभी किसी मसीहा का, कभी मौत का, कभी शायद बस किसी मतलब के मिल जाने का। हाँ, ये अंतहीन प्रतीक्षा उनके काम का एक स्थायी भाव है। एक फ्रांसिस जर्नल में एलेक्जेंड्रा इरीमिया का एक एकेडमिक विश्लेषण है जो इस उपन्यास और बेला टाकी इसी नाम की फिल्म की संरचना पर गहराई से बात करता है। अच्छा। दोनों 12 हिस्सों, अध्यायों या नृत्यों में बटे हैं। पहले 6 हिस्से आगे जाते हैं, फिर आखिरी 6 पीछे लौटते हैं, बिल्कुल टैंगो नाच के कदमों की तरह। अरे वाह, टैंगो! ये एक चक्र है जो घूम फिरकर वहीं आ जाता है जहां से शुरू हुआ था। इरीमिया इसे नीत्शे के शाश्वत वापसी, इटर्नल रिटर्न के विचार से जोड़कर देखती हैं। क्या इतिहास और जीवन बस खुद को दोहराते रहते हैं? गहरा सवाल है। और इसी उपन्यास के बारे में रेडिट पर एक यूजर का विश्लेषण काफी रोचक लगा मुझे। क्या था उसमें? वो इसे बेहद निराशावादी मानता है, लेकिन फिर भी उसमें उम्मीद की कुछ बारीक किरणें ढूंढता है। जैसे एसिटे नाम की छोटी लड़की का मरना और फिर कहानी में उसका शव या शायद आत्मा कोहरे के ऊपर उठता हुआ दिखना। ये देखकर वो धोखेबाज इरिमियास भी डर जाता है। क्या ये मासूमियत की किसी तरह की मुक्ति है या मौत के बाद भी बने रहने वाले सौंदर्य का कोई संकेत? या फिर उपन्यास के अंत में गांव का डॉक्टर जो सब कुछ देख रहा है खुद कहानी लिखना शुरू कर देता है। शायद ये कला में रचने में एक मकसद खोजने का प्रतीक है। हाँ, हो सकता है। तो हाँ, निराशा के गहरे रंग के बावजूद ये विश्लेषण बताते हैं कि उनका काम सिर्फ निराशा का दस्तावेज नहीं है। ये इस बात की भी पड़ताल है कि जब व्यवस्था लोगों को भुला देती है, हाशिए पर धकेल देती है, तो क्या होता है। ये सत्ता और समाज की कार्यप्रणाली पर एक टिप्पणी है। फिर उनकी दूसरी बड़ी कृति आती है प्रतिरोध का विषाद, द मेलनकॉली ऑफ रेजिस्टेंस, 1989 की। यही वो किताब थी जिसने सुसान सोंटैग को इतना प्रभावित किया था। हाँ, सर्वनाश का स्वामी वाला तमगा इसी के बाद मिला। नोबेल बायोबिब्लियोग्राफी बताती है कि ये कहानी भी एक छोटे अलग थलग पड़े हंगेरियन शहर की है, जहां एक रहस्यमयी सर्कस आता है। बिल्कुल। और उसका मुख्य आकर्षण है एक विशाल मरी हुई व्हेल का शव। अजीब बात है। हाँ, और ये अजीब तमाशा शहर में धीरे धीरे अराजकता, डर और हिंसा फैला देता है। क्रोस्नोहर यहाँ दिखाते हैं कि कैसे व्यवस्था और अव्यवस्था के बीच एक क्रूर संघर्ष चलता रहता है और अक्सर अव्यवस्था हावी होती दिखती है। टाइम्स नाउ इसे एक गहरा राजनीतिक रूपक मानता है जो सर्वनाश के तनाव को और उभारता है। रेडिट पर इसे समझने की कोशिश में एक यूजर लिखता है कि ये सत्ता के खेल को दिखाता है, जहां भोले भाले विश्वास करने वाले अक्सर हार जाते हैं और चालाक लोग फायदा उठा ले जाते हैं। और इस उपन्यास पर भी निर्देशक बेलाटार ने फिल्म बनाई। हाँ, वर्कमेस्टर हार्मनीज, ये उनके अद्भुत रचनात्मक सहयोग का एक और अहम उदाहरण है। इस पर थोड़ी देर में और बात करेंगे। ठीक है। उनका एक और महत्वपूर्ण उपन्यास है युद्ध और युद्ध, वॉर एंड वॉर, 1999 का। हाँ, इसमें कोरिन नाम का एक पुरालेखपाल है जो बुडापेस्ट में काम करता है। उसे एक प्राचीन पांडुलिपि मिलती है और उसे यकीन हो जाता है कि इसमें दुनिया का कोई गहरा रहस्य छुपा है। वो इसे बचाने के लिए न्यूयॉर्क भाग जाता है। नोवेल बायोबिब्लियोग्राफी इसे एक पिकारेस्क उपन्यास कहती है। मतलब एक ऐसा उपन्यास जो अक्सर एक निचले सामाजिक वर्ग के धूर्त लेकिन आकर्षक नायक के यात्राओं और अनुभवों का अनुसरण करता है। अच्छा।
और इसमें उनकी वो खास लंबे घुमावदार वाक्यों वाली शैली और ज्यादा विकसित नजर आती है। समालोचना में एक दिलचस्प जानकारी है कि ये किताब उन्होंने न्यूयॉर्क में कवि एलन गिन्सबर्ग के अपार्टमेंट में रहते हुए लिखी थी। क्या बात है, एलन गिन्सबर्ग? हाँ। रेडिट पर इसके विश्लेषण में इसे उस दुनिया का चित्रण माना गया है जहां से मिथक और अर्थ गायब हो चुके हैं, जहां विश्वास की कोई जगह नहीं बची। कोरिन की यात्रा एक तरह से निरर्थकता की यात्रा बन जाती है, ये देता है। हाँ, ये 17 कहानियों का एक संग्रह है जिन्हें फिबोनाकी क्रम में सजाया गया है। फिबोनाकी? अच्छा। इसका केंद्र बिंदु है सौंदर्य और कला रचना की प्रक्रिया, खासकर एक ऐसी दुनिया में जो अंधी और अस्थायी लगती है। यहाँ कलाकार एक तरह से पैगंबर की जगह ले लेता है। और वो जापानी मिथक स्योबो, अमरता देने वाले फलों के बगीचे की देवी? हाँ, वो कलाकृति के मुश्किल और पवित्र निर्माण का प्रतीक बन जाती है। समालोचना में क्योटो की कामो नदी में खड़े एक सफेद बगुले का बेहद खूबसूरत वर्णन है, जिसे कला का प्रतीक बताया गया है। स्थिर, सतर्क, दुनिया से अप्रभावित और अनंत काल की धड़कन पर चोट करने के इंतजार में। ये किताब मानो कहती है कि दुनिया के अंधेपन के खिलाफ सृजन का काम ही शायद आखिरी प्रतिरोध है। रेडिट का विश्लेषण इसे पिछले कामों की भारी निराशा के बाद एक तरह की राहत के रूप में देखता है। हाँ, ये दिखाता है कि अनंतता या उत्कृष्टता जैसी चीजें ईश्वर में विश्वास के बिना भी संभव है। कला में, प्रकृति में, वास्तुकला में ये मनुष्य की सृजन क्षमता में एक तरह का विश्वास जगाता है। दिलचस्प बदलाव है ये। बिल्कुल। और फिर 2016 में आता है बैरन बेंकहाइम की घर वापसी, जिसे कई आलोचक उनके अब तक के लेखन का शिखर मानते हैं। समालोचन और नोबेल बायोबिब्लियोग्राफी दोनों इसे दोस्तोयेव्स्की के मशहूर उपन्यास इडियट का एक आधुनिक पुनर्जन्म कहते हैं। हाँ, बैरन बेंकहाइम एक कंगाल हो चुका जुआरी सालों अर्जेंटीना में बिताने के बाद अपने हंगेरियन गांव लौटता है। यहाँ फिर से निराशा, समुदाय का बिखराव और बेतुकेपन के वही चिरपरिचित क्रॉस्नोहोर्खे वाले विषय लौट आते हैं, लेकिन शायद और ज्यादा गहराई और विस्तार के साथ। समालोचन इसे मोह भंग में घर वापसी की एक गहन और दर्दनाक अनुभूति कहता है। रेडिट पर एक टिप्पणी है कि ये उपन्यास दिखाता है कि अब कोई मसीहा नहीं आने वाला जिस पर लोग यकीन कर सकें। इतिहास, विचारधाराएं, यहाँ तक कि भाषा भी झूठी साबित होती है। और अंत में मनुष्य जानवर की तरह व्यवहार करने लगता है। ये एक बहुत ही बेचैन करने वाला लेकिन शक्तिशाली उपन्यास माना जाता है। उनका हालिया उपन्यास हर्स्ट 07769 2021 जर्मनी के थ्यूरिंगन इलाके में सेट है, जहां महान संगीतकार बाक की विरासत की छाया में सामाजिक अराजकता फैलती है। ये फिर से हिंसा और सौंदर्य के उस मुश्किल रिश्ते को टटोलता है जो उनके काम में बार बार आता है। ये तो हुए उपन्यास। उन्होंने नॉन फिक्शन भी लिखा है ना? हाँ, जैसे डिस्ट्रक्शन एंड सॉरो बीनीथ द हेवेंस। ये उनकी चीन यात्रा का वृत्तांत है और इसमें निर्वासन, सांस्कृतिक स्मृति और आधुनिकता के टकराव जैसे विषय हैं। और हम उनके काम की बात करते हुए निर्देशक बेला टार के साथ उनके अनोखे और लंबे सहयोग को नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। उन्होंने मिलकर कई फिल्मों की पटकथाएं लिखी। डेमिनेशन, सतान टेंगो का फिल्म रूपांतरण, वर्क्समेस्टर हार्मनीज और द ट्यूरिन हॉर्स। हाँ, ये एक अद्भुत जुगलबंदी थी। एक्सप्रेसिस जर्नल में एक लेख बताता है कि टार कहानी कहने से ज्यादा संरचनात्मक सिद्धांतों और समय की धीमी भारी चाल को महसूस कराने में रुचि रखते थे। टार खुद कहते थे, समय ही एकमात्र वास्तविक चीज है। उनकी फिल्मों के बेहद लंबे स्थिर शॉट जिनमें कैमरा शायद ही हिलता है, वो क्रॉस्नोहोर्खे के अंतिम वाक्यों का सिनेमाई जवाब लगते हैं। दोनों मिलकर एक बहुत ही घना, बोझिल लेकिन सम्मोहक अनुभव रचते हैं। ये भी दिलचस्प है कि क्रॉस्नोहोर्खे खुद फिल्म बनाने की प्रक्रिया में ज्यादा शामिल नहीं होते थे। पटकथा लिखने के बाद वो सेट से दूर रहते थे। हाँ, उनका मानना था, जैसा सूत्रों में बताया गया है, कि शूटिंग का काम आदिम होता है क्योंकि वहाँ कला पर बात नहीं होती, सिर्फ व्यवहारिक चीजों, लॉजिस्टिक्स पर बात होती है। क्या बात है। ये उनके एकांत प्रिय स्वभाव और शायद कला की शुद्धता को लेकर उनके ऊंचे मानकों को दिखाता है। हाँ, लगता तो यही है। तो वापस उस बड़े सवाल पर आते हैं, स्वीडिश अकेडमी ने आखिर उन्हें नोबेल क्यों दिया? उनकी प्रशस्ति में वो शब्द फिर से याद करने लायक हैं। सम्मोहक और दूरदर्शी कृति जो प्रलयंकारी आतंक के बीच
कला की शक्ति की पुष्टि करती है। देखिए, ये सम्मान उनके दशकों के अथक साहित्यिक काम, उनकी बिल्कुल अनूठी और मौलिक शैली, उनके लेखन की नैतिक गंभीरता और मानवीय स्थिति के सबसे अंधेरे, सबसे मुश्किल कोनों में झांकने के उनके साहस का प्रतीक है। उनका काम दिखाता है कि सबसे निराशाजनक लगने वाली दुनिया में भी लिखना, कल्पना करना, कला रचना, ये अपने आप में प्रतिरोध का, टिके रहने का एक तरीका बन सकते हैं। बिल्कुल। समालोचन में एक और दिलचस्प बहस का जिक्र है। क्या क्रोजनहोर हंगरी के पहले सच्चे नोबेल विजेता हैं? हाँ, ये बात उठी थी, क्योंकि 2002 में इम्रे कर्टिस को भी साहित्य का नोबेल मिला था, लेकिन कर्टिस हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर थे और खुद को बर्लिन का लेखक ज्यादा मानते थे, हंगरी का कम। तो इस तर्क के अनुसार क्रोजनहोर जो हंगेरियन भाषा, संस्कृति और इतिहास में इतने गहरे रचे बसे हैं, शायद हंगरी के पहले असली साहित्यिक नोबेल विजेता कहे जा सकते हैं। हम यहाँ सिर्फ इस बहस का जिक्र कर रहे हैं जो उनके नोबेल के संदर्भ में उठी। सही है, और खुद लेखक की प्रतिक्रिया भी उनके व्यक्तित्व की झलक देती है। नोबेल वेबसाइट पर दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो हैरान है, खुश है और बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उनने सैमुअल बेकेट की मशहूर प्रतिक्रिया "क्या तबाही है" को याद किया, लेकिन कहा कि उनके लिए खुशी की बात है। हाँ, और उन्होंने जोर दिया कि कल्पना करना और किताबें पढ़ना कितना जरूरी है, खासकर आजकल के इन बहुत बहुत अंधेरे समयों में जिंदा रहने के लिए। और जब उनसे पूछा गया कि उनकी सबसे गहरी प्रेरणा क्या है, तो उनका जवाब था दुनिया की मौजूदा हालत को लेकर एक कड़वाहट। और जब पूछा कि जश्न कैसे मनाएंगे, तो बोले अभी तो अपना नया पता रजिस्टर कराने स्थानीय ऑफिस जा रहा हूं। हाँ, फिर शायद शाम को दोस्तों के साथ पोर्ट वाइन और शैंपेन पीऊंगा। ये जवाब भी उनकी शख्सियत की तरह ही अप्रत्याशित है। बिल्कुल, ये उनके कुछ हद तक एकांत प्रिय, दुनिया से कटे हुए लेकिन अपनी कला के प्रति समर्पित रवैये को दिखाता है। तो ये थी हमारी यात्रा लैस्लो क्रोजनहोर के ब्रह्मांड में। हमने उनके लंबे जटिल वाक्यों की भूल भुलैया देखी, सर्वनाश और प्रतिरोध के उनके स्थायी विषयों को समझा, सातान तंगो और प्रतिरोध का विषाद जैसे मील के पत्थर उपन्यासों पर बात की, और निर्देशक बेला टार के साथ उनकी अनूठी साझेदारी को जाना। उनका काम हमें मानवीय स्थिति की जटिलताओं पर सोचने को मजबूर करता है, विश्वास और अर्थ के खो जाने पर, और कला की ताकत या शायद उसकी सीमाओं पर भी। वो दिखाते हैं कि कैसे सबसे निराशाजनक माहौल में भी लेखन और कल्पना टिके रहने का, प्रतिरोध करने का एक तरीका हो सकते हैं, भले ही वो प्रतिरोध कितना भी मौन क्यों ना हो। और यहीं से एक विचार मन में आता है। क्रोजनहोर के लेखन में जहां शब्द एक अंतहीन नदी की तरह बहते हैं, जहां वाक्य रुकने का नाम नहीं लेते, क्या वहां चुप्पी का, मौन का भी कोई महत्व है? हाँ, अच्छा सवाल है। जरा उन लम्हों के बारे में सोचिए जहां कुछ कहा नहीं जाता, या जहां कहानी का प्रवाह अचानक ठहर सा जाता है। क्या ये विराम, ये खामोशियां भी उतनी ही अर्थपूर्ण हो सकती हैं जितने उनके लंबे जटिल वाक्य? क्या जो नहीं कहा गया वो भी उनकी कहानी का उतना ही अहम हिस्सा है? ये एक सवाल है जिस पर पाठक उनके काम को पढ़ते हुए विचार कर सकता है। बिल्कुल, सोचने के लिए एक अच्छी